हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम फूड माइक्रोबायोलॉजी पर 200 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैराथन वीडियो है, मतलब 200 एमसीक्यूज हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यूनिट 2 है, मध्य प्रदेश एफएसओ की जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें यूनिट 2 है, फूड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, तो वही हमने कवर किया है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे और ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन को। थोड़ा थोड़ा बस डिस्कशन करेंगे कि हर क्वेश्चन में और क्या हो सकता है पॉसिबल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, बस इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मोल्ड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस। देखो, सोया सॉस के जब फर्मेंटेशन के टाइम पे कौन सा मोल्ड यूज होता है, तो एस्परजिलस ओराइजे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल स्पॉइलेज ऑफ कैंड फूड। देखो, कैंड फूड में जो स्पॉइलेज होता है मेनली एक तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है और एक केमिकल स्पॉइलेज होता है। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज में क्या-क्या आता है, तो फ्लैट सार स्पॉइलेज आता है, टीए स्पॉइलेज आता है, सल्फाइट स्पॉइलेज आता है, सल्फाइट स्टिंकर करके जो होता है, मीसोफिलिक बैक्टीरिया के कारण स्पॉइलेज होता है। ये सब स्पॉइलेज क्या है, बायोलॉजिकल स्पॉइलेज। ठीक है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब हम जब बात करते हैं केमिकल स्पॉइलेज की, तो हाइड्रोजन स्वेल जो है ये केमिकल स्पॉइलेज है। ठीक, अच्छा, हाइड्रोजन स्वेल में क्या होता है, देखो जो फूड का एसिड है ना वो रिएक्ट कर लेता है कैन के आयरन से। तो ये रिएक्शन के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इसीलिए इसको हाइड्रोजन स्वेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हाई एसिडिक फूड में होता है जनरली, क्योंकि हाई एसिड फूड में ही तो ज्यादा एसिड होगा, वही रिएक्ट करेगा आयरन से कैन के, और रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाँ, फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो इंक्रीजिंग एसिडिटीज ऑफ फूड, जितना एसिडिक उतना ज्यादा हाइड्रोजन स्वेल। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे ये कंडीशन फेवर करेगी ज्यादा। ठीक है, इम्परफेक्शन इन टिनिंग, ठीक है, अगर टिनिंग अच्छे से नहीं हुई है तो ज्यादा आयरन एक्सपोज होगा, और लेकरिंग अच्छे से नहीं हुई है तो ज्यादा आयरन एक्सपोज होगा और फेवर करेगा हाइड्रोजन स्वेल को। ठीक है, अब पुअर एग्जॉस्ट, देखो जितना ज़्यादा वैक्यूम मेंटेन रहेगा उतना अच्छा है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी तो रिएक्शन और फास्ट होगा, इसीलिए पुअर एग्जॉस्ट भी इसको मतलब फेवर करेगा इस कंडीशन को। और द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सल्फर एंड फास्फोरस कंपाउंड, ठीक है, सल्फर कंपाउंड और फास्फोरस कंपाउंड के प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन स्वेल जो है वो फेवर होगा। अच्छा, सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस कैसे होते हैं, जैसे मीट में होता है सल्फर, ठीक है, और पीस वगैरह में भी होता है। तो ठीक है, ये भी फेवर करेगा। अच्छा, आगे देखते हैं, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ स्पॉइलेज कॉज्ड बाय थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है, तो थर्मोफाइल्स के कारण कौन सा स्पॉइलेज होता है, फ्लैट सार स्पॉइलेज होता है, टीए स्पॉइलेज होता है और सल्फाइट स्पॉइलेज। तीनों ही स्पॉइलेज थर्मोफिलिक स्पॉइलेज हैं। अब इसके बाद मीसोफिलिक स्पॉइलेज भी होता है एक, ठीक है, तो ये अभी तीन याद रखो, ये तीन थर्मोफिलिक स्पॉइलेज हैं। ठीक है, फ्लैट सार स्पॉइलेज, टीए स्पॉइलेज और सल्फाइड स्पॉइलेज। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्लैट सार स्पॉइलेज रिफर टू। ठीक है, फ्लैट सार स्पॉइलेज का मतलब क्या है, देखो इस स्पॉइलेज में क्या होता है, जो टिन कैन है ना, ये टिन कैन एज इट इज दिखता है, जैसा टिन कैन होना चाहिए वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से जो आपका प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा, क्योंकि उसका टेस्ट सार हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, लेकिन गैस का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो, गैस फॉर्म नहीं हुई, इसका मतलब टिन कैन कैन एस जैसा का वैसा दिख रहा है। ठीक है, टिन कैन फूल जाता कब, अगर गैस फॉर्मेशन होता। तो फ्लैट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो टिन में कोई गैस नहीं आई, इसीलिए टिन फ्लैट है, लेकिन अंदर का जो प्रोडक्ट है वो खट्टा हो गया है और स्पॉइल हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैट सार स्पॉइलेज। तो आंसर हो जाएगा बी, स्पॉइलेज कैरेक्टराइज्ड बाय सार टेस्ट विदाउट गैस फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, जो फ्लैट सार स्पॉइलेज होता है ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैसिलस स्पेसिस के कारण होता है मेनली। ठीक है, अभी हम कैंड फूड का स्पॉइलेज देख रहे हैं। देखो, कैन्ड फूड को हम एसिडिक और नॉन एसिडिक किस तरीके से डिवाइड करते हैं, 4.5 से अबव जो पीएच होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एसिडिक फूड,
और जो 4.5 से नीचे का पीएच वाले जो फूड होते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिडिक फूड, ठीक है? बस इतना ही 2 ही तरीके से डिवीज़न करते हैं कैन्ड फूड में। लेकिन जब हम नॉर्मली डिवीज़न की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाई एसिड फूड तो 3.7 से कम पीएच, फिर उसके बाद एसिड फूड तो 4.5 से 3.7 का पीएच और मीडियम एसिड फूड तो 4.5 से 5.3 का पीएच और 5.3 से अबव तो नॉन एसिडिक फूड, ठीक है? तो अब जब हम बात करते हैं कि फ्लैट्स आर स्पॉइलेज तो ये जनरली कौन से फूड में होता है? तो नॉन एसिडिक फूड में होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एसिडिक फूड में फ्लैट्स आर स्पॉइलेज कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैसिलस कोएगुलेंस के कारण होता है। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया एसिड फूड में बैसिलस कोएगुलेंस के कारण स्पॉइलेज होता है, ठीक है? और नॉन एसिडिक फूड में किसके कारण होता है? तो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के कारण होता है, ठीक? आगे देखते हैं टेपवर्म कैन बी प्रेजेंट इन रॉ और इनसफिशिएंटली कुक्ड बीफ, ठीक है? कौन-सा टेपवर्म प्रेजेंट होता है इनसफिशिएंटली कुक्ड बीफ में? तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो फूड पॉइज़निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा टीनिया सैजिनेटा, ठीक है? और यहाँ कुक्ड बीफ की बात हुई है, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि पोर्क में कौन-सा टेपवर्म प्रेज़ेंट होता है, तो टीनिया सोलियम आंसर होता। नेक्स्ट व्हिच मोल्ड प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड कौन-सा मोल्ड प्रोड्यूस करता है? तो आंसर हो जाएगा एस्परजिलस नाइजर, ठीक? नेक्स्ट विच टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस एरियस? तो स्टेफाइलोकोकस जो है वो किस टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? तो एंट्रोटॉक्सिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, मतलब डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं स्टेफाइलोकोकस के कारण, ठीक है? और न्यूरोटॉक्सिन मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक? नेक्स्ट विच टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम? तो आंसर हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिन, ठीक? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया? अभी हमने देखी इंटॉक्सिकेशन, अब हम देख रहे हैं इन्फेक्शन। देखो दोनों ही फूड पॉइजनिंग ही है, ठीक है? लेकिन फूड पॉइजनिंग का भी हम डिवीजन करते हैं, एक तो फूड इन्फेक्शन होता है, एक फूड इंटॉक्सिकेशन होता है। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं फूड के अंदर और उससे हम बीमार हो जाते हैं। और फूड इन्फेक्शन में क्या होता है, हम वो बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेते हैं और वो हमारे पेट में खूब सारे ग्रो हो जाते हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये फूड इन्फेक्शन होता है। तो फूड इन्फेक्शन किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला के कारण भी होता है, विब्रियो के कारण भी होता है और ई कोलाई के कारण भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट इंटॉक्सिकेशन कॉजिंग बैक्टीरिया। इंटॉक्सिकेशन कॉजिंग बैक्टीरिया कौन-सा है? तो अभी हमने देखे क्लॉस्ट्रिडियम भी है और स्टेफाइलोकोकस भी है। Next, which type of microorganism is primarily responsible for spoilage in low acid canned food? Low acid canned food में कौन से माइक्रो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पॉइलेज के लिए? तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, क्योंकि क्या होता है लो एसिड फूड में हम हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग करते हैं और हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग में तो मीसोफाइल्स सर्वाइव ही नहीं करेंगे, तो कौन सर्वाइव करेंगे? थर्मोफाइल। और थर्मोफाइल में भी कौन? स्पोर फॉर्मर्स, जो स्पोर्स होते हैं ना वही बच जाते हैं, ठीक? व्हाट डज टीए स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पॉइलेज बैक्टीरिया? तो आंसर हो जाएगा थर्मोफिलिक एनारोब, ठीक? नेक्स्ट अच्छा, टीए स्पॉइलेज में जो मेनली जो बैक्टीरिया होता है रिस्पॉन्सिबल थर्मोफिलिक एनारोबिक स्पॉइलेज के लिए, तो क्लॉस्ट्रिडियम थर्मोसैकेरोलाइटिकम, ठीक है? अच्छा देखो, हमने देखा कि फ्लैट सार स्पॉइलेज भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण हुआ और टीए स्पॉइलेज भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के कारण हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? तो टीए स्पॉइलेज में गैस फॉर्मेशन होता है, लेकिन फ्लैट सार स्पॉइलेज में कोई गैस फॉर्मेशन नहीं होता। तो टीए स्पॉइलेज में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैस रिलीज होती है, ठीक है?
नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस द हाई एसिड फूड विथ पीएच बिलो 3.7 इन कैन्स। अच्छा, देखो हाई एसिड फूड में कौन सा स्पॉइलेज होता है, तो हाइड्रोजन स्वेल होता है। और प्यूट्रीफेक्शन किस में होता है, तो मीट प्रोडक्ट में होता है। मीट प्रोडक्ट में हो गया, फिश में हो गया, मिल्क में हो गया, जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें प्यूट्रीफेक्शन होता है। ठीक है, ये वाला स्पॉइलेज होता है। और बाकी यहाँ पर हाई एसिड फूड पूछा था तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विथ टीए स्पॉइलेज। टीए स्पॉइलेज से कौन सा बैक्टीरियम एसोसिएटेड है, अभी मैंने बताई थी, क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटिकम। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following bacteria are known for their ability to form एंडोस्पोर्स। कौन से बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं, स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। ये बिल्कुल एकदम याद रहना चाहिए कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, तो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज टिपिकली अफेक्टेड बाय सल्फाइड स्पॉइलेज। सल्फाइड स्पॉइलेज से कौन से फूड अफेक्ट होते हैं, तो लो एसिड फूड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, what is a key factor that allow pseudomonas to grow in anaerobic condition। देखो pseudomonas जो है ये एरोबिक कंडीशन में ग्रो होता है। नाइट्रेट्स की अवेलेबिलिटी में ये एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर लेता है। ठीक है। तो अगर सूडोमोनास की फेवरेबल कंडीशन पूछें, ठीक है, तो उसको नाइट्रेट की प्रेजेंस में उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, सूडोमोनास का जो ग्रो के लिए टेम्परेचर होता है, ग्रोथ के लिए टेम्परेचर फेवरेबल, तो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट, एंजाइम यूज्ड इन मेकिंग इन्वर्ट शुगर, तो आंसर हो जाएगा सुक्रेज। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो ग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है। नेक्स्ट, विच फंगस इज कॉमनली यूज्ड फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, तो राइजोपस ओराइजे। नेक्स्ट, व्हाट इज निसिन प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। देखो निसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो ये किससे प्रोड्यूस होती है, तो लैक्टोकोकस लैक्टिस से। और ये एक बैक्टीरियोसिन है। ठीक है। और ये एक लौती बैक्टीरियोसिन है जिसको डब्ल्यूएचओ और एफडीए ने अप्रूव किया है एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोडक्ट्स। मतलब फूड प्रोडक्ट्स में ये अकेली ऐसी बैक्टीरियोसिन है जिसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव होती है। ठीक है, उनके अगेंस्ट वर्क करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। और कौन सा मेनली पैथोजन, लिस्टेरिया और स्टेफाइलोकोकस, इसके अगेंस्ट वर्क करती है, मतलब इनको किल कर देती है। ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव नहीं होती। और इसका जो आईएनएस नंबर है 234 है, याद रखना। ठीक है, आईएनएस नंबर इसका, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। ओके। कौन से फूड प्रोडक्ट में हम निसिन को यूज करते हैं, तो चीज वगैरह में, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में और डेयरी डिजर्ट वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ लो एसिड फूड। देखो नॉट क्लासिफाइड एज लो एसिड फूड पूछा है, आंसर हो जाएगा स्पिनेच, एस्पेरागस और बीट रूट। ठीक है। जो मीट है, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, मिल्क हो गया, पीस हो गया, ये सब लो एसिड फूड में आते हैं। ठीक है, इनको जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो लो एसिड फूड में इनका क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें से मीट, फिश, पोल्ट्री और मिल्क ये हाई रिस्क फूड में भी आते हैं। ठीक है। मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क ये हाई रिस्क फूड में आते हैं। और हाई रिस्क के अलावा और किसमें कैटेगराइज कर सकते हैं इसको हम, लो एसिड फूड में तो करते ही हैं कैटेगराइज। और हाँ, पेरिशेबल फूड में भी आते हैं ये। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, व्हाइट स्पॉट इन स्पॉइलेज ऑफ मीट कॉज्ड बाय। अच्छा, मीट में जो व्हाइट स्पॉट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो स्पोरोट्राइकम के कारण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट मीडियम प्राइमरीली यूज्ड फॉर।
ये जो मीडिया है, ये किसके लिए यूज़ होता है? रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट। तो आंसर हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड अ मीडियम एसिड फूड? मीडियम एसिड फूड में क्या आएगा? तो पम्पकिन आएगा, ठीक है? टोमेटोज़, बेरीज़ और पाइनएप्पल तो हाई एसिड फूड में आता है। नेक्स्ट, which food group has a pH of 3.7 and below? तो हाई एसिड फूड का pH होता है 3.7 एंड बिलो। नेक्स्ट, what type of food includes pear and pineapple? तो हाई एसिड एसिड फूड में आएंगे, पियर्स एंड पाइनएप्पल जो है वो एसिड फूड में आएंगे। What pH level categorized लो एसिड फूड? लो एसिड फूड में क्या आ जाएगा? 5.3 से अबव जिसका पीएच होता है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है लो एसिड फूड में क्या-क्या आता है? तो वही पोल्ट्री, फिश, मीट, मिल्क, लीमा बीन्स ये सब लो एसिड फूड में आते हैं, पीएच 5.3 से अबव। मीडियम एसिड फूड में स्पिनच, अ, एस एस्पेरागस और बीटरूट, पंपकिन ये सब आता है, ठीक है? और एसिड फूड में क्या आ गया? तो पियर, पाइनएप्पल, टोमेटोज़। और हाई एसिड फूड में आ गया तो बेरीज़ वगैरह आ गया, ठीक है? ये सब याद रखना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये वेजिटेबल का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, मीडियम या हाई एसिड में या जैसे भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, ऑफ इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वायरस। तो आंसर हो जाएगा नॉन हीटेड मिल्क, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, मतलब फीकल कंटामिनेशन जिसमें होता है, और रॉ सेलफिश, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द वाटर एक्टिविटी रेंज फॉर प्रोसेस्ड चीज? प्रोसेस्ड चीज की वाटर एक्टिविटी कितनी होती है? तो 0.93 से 98 तक की होती है। नेक्स्ट, हनी इज कैटेगराइज्ड अंडर विच वाटर एक्टिविटी रेंज? हनी जो है इसकी वाटर एक्टिविटी कितनी होती है? देखो हनी बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इसकी वाटर एक्टिविटी बहुत कम होती है, बिलो 6.0। नेक्स्ट, विच फूड आइटम इज क्लासिफाइड इन द 0.6 से 0.85 वाटर एक्टिविटी रेंज? ठीक है, तो किस फूड की वाटर एक्टिविटी 0.6 से 0.85 के बीच की रेंज में होती है? तो आंसर हो जाएगा जैम्स एंड जेलीज की होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वाटर एक्टिविटी रेंज फॉर कैंड क्योर मीट्स? क्योर मीट्स की वाटर एक्टिविटी क्या होती है? तो 0.93 से 98 होती है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइमरी बैक्टीरिया फाउंड इन योगर्ट? योगर्ट में प्राइमरी बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी होता है और लैक्टोकोकस बुल्गारिकस भी होता है, ठीक? नेक्स्ट, which of the following probiotic products is often associated with वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स? अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट हैं वो कौन-कौन से हैं? तो योगर्ट भी है, केफिर भी है और कोम्बुचा भी है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, आपको ये पता है प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक फूड वो होते हैं जिसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो हमेशा जो प्रोबायोटिक ड्रिंक होती है या फिर प्रोबायोटिक फूड होते हैं, उसमें वो जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी लिमिट होती है कि एटलीस्ट इतने लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इसमें रहेंगे, तब हम इसको प्रोबायोटिक ड्रिंक बोल सकते हैं। तो इसकी एक लिमिट सेट की गई है एफएसएसएआई द्वारा। तो इसकी क्या लिमिट सेट की गई है, ये मुझे बताओ? तो इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 8 सीएफयू पर ग्राम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए प्रोबायोटिक ड्रिंक ड्रिंक में, ठीक है? एज पर रेगुलेशंस।
याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितना मिनिमम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेंट होना चाहिए प्रोबायोटिक फूड में, तो 10 टू द पावर 8 CFU पर ग्राम, ठीक? नेक्स्ट, लोएस्ट वाटर एक्टिविटी वैल्यू परमिटिंग ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए लोएस्ट वाटर एक्टिविटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 0.9, ठीक? नेक्स्ट, लोएस्ट वाटर एक्टिविटी वैल्यू परमिटिंग ग्रोथ ऑफ मैनी मोल्ड्स। मोल्ड्स की ग्रोथ के लिए वाटर एक्टिविटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो हाँ, मोल्ड्स की होना चाहिए 0.80, ठीक है? और यीस्ट की 0.88 होनी चाहिए, ठीक? अब यहाँ पर यीस्ट के लिए नहीं, यीस्ट के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब हेलोफिलिक बैक्टीरिया के लिए पूछा है। हेलोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो सॉल्ट में मतलब सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में अच्छे से ग्रो करते हैं, वो पसंद करते हैं। फिलिक मतलब लव, ठीक है? हेलो मतलब सलाइन, ठीक है? तो सलाइन कंडीशन को ये पसंद करते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है? तो सॉल्ट सॉल्यूशन में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन होती है ये बैक्टीरिया के लिए। तो हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो है, इनकी ग्रोथ के लिए मिनिमम वाटर एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? तो 0.75 होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, लोवेस्ट वाटर एक्टिविटी वैल्यू परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ऑस्मोफिलिक यीस्ट। ऑस्मोफिलिक यीस्ट के लिए लोएस्ट वाटर एक्टिविटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 0.60 होनी चाहिए, ठीक है? ऑस्मोफिलिक यीस्ट कौन से होते हैं? जो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, ठीक है? जिसकी मतलब कम वाटर एक्टिविटी होती है ना, जिसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कम वाटर एक्टिविटी होती है, ऐसे फूड में ये ग्रो कर लेते हैं, ठीक है? तो ऑस्मोफिलिक यीस्ट की जो लोवेस्ट वाटर एक्टिविटी वैल्यू जो परमिट करती है ग्रोथ के लिए, तो 0.60 हो जाएगी। यहाँ पर माइक्रोब दिए हुए हैं और मिनिमम वाटर एक्टिविटी वैल्यू दी हुई है, जिसके बाद ये ग्रो करेंगे, ठीक है? तो बैक्टीरिया के लिए मिनिमम वाटर एक्टिविटी चाहिए होती है 0.91, ठीक है? उसके बाद वो ग्रो करते हैं इससे ज़्यादा वाटर एक्टिविटी में। यीस्ट जो है 0.88, मोल्ड के लिए 0.80, हेलोफिलिक बैक्टीरिया के लिए 0.75, ज़ीरोफिलिक फंगी के लिए 0.65 और ऑस्मोफिलिक यीस्ट के लिए 0.60, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैप्सूल्स इन बैक्टीरिया? जो कैप्सूल होते हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कैप्सूल फॉर्मेशन करते ही तब हैं जब वो एडवर्स कंडीशन में होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस को अपना इम्प्रूव करने के लिए कैप्सूल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया? तो ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया दे थ्राइव विदाउट एनी शुगर। नहीं, ये आंसर गलत है, ठीक है? दे ग्रो वेल इन एनवायरनमेंट विथ हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो सी सही रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉलीफॉर्म्स क्लासिफाइड एज? जो कॉलीफॉर्म्स है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है? स्पोर फॉर्मर्स नहीं होते, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसर्स? अच्छा, एंडोस्पोर्स जो हैं वो किस चीज से रेजिस्टेंट होते हैं? तो हाई हीट, एक्सट्रीम हीट में भी वो रेजिस्टेंट होते हैं, यूवी लाइट में भी रेजिस्टेंट होते हैं और डेसिकेशन में भी रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया? आंसर हो जाएगा न्यूट्रिएंट डिप्लीशन और प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है? जब एडवर्स कंडीशन आती है तब स्पोर फॉर्म करते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है? तो उसमें न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एक रीजन होता है, ठीक है? एडवर्स कंडीशन में करते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट डिप्लीशन के टाइम पे मेन इनका जो प्रोसेस होता है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक? नेक्स्ट, which compound is synthesized during the transition from vegetative cell to spore?
ठीक है। कौन-सा कंपाउंड सिंथेसाइज़ होता है जब वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट होती है स्पोर में, ठीक है? ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे। तो डिपिकोलिनिक एसिड, ठीक है? डीपीए, ये जो है ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखो, जो बैक्टीरिया है वो कैप्सूल फॉर्म करते हैं, स्लाइम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रोपीनेस कॉज़ करता है ये कैप्सूल और स्लाइमीनेस, ठीक है? और ये जो कैप्सूल है वो इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। किसके लिए रेजिस्टेंस? एडवर्स कंडीशंस पे रेजिस्टेंस, जैसे हीट और केमिकल। हीट और केमिकल से मोर रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया आफ्टर कैप्सूल फॉर्मेशन, ठीक है? और यहाँ पर कौन-कौन से बैक्टीरिया कैप्सूल फॉर्म करते हैं? तो बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, डिसल्फोटोमैक्युलम, स्पोरो लैक्टोबैसिलस और स्पोरोसार्सिना, ठीक है? जिसमें से हम प्राइमरीली जो स्टडी करते हैं वो बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम की करते हैं, ठीक है? और जो एंडोस्पोर्स होते हैं, वो किस चीज़ से रेजिस्टेंट होते हैं मेनली? तो हीट, यूवी लाइट और डेसिकेशन से। और कौन-सा जो एक केमिकल सिंथेसाइज़ होता है, तो डिपिकोलिनिक एसिड, ठीक है? ठीक? ओके। नेक्स्ट Next, which type of beer is brewed using bottom fermenting yeast and aged at a low temperature? तो आंसर हो जाएगा लागर बियर, ठीक है? लागर बियर जो है वो लोअर टेम्परेचर में फर्मेंट होती है। तो टेम्परेचर रेंज क्या है? तो 7 टू 13 डिग्री सेल्सियस पे इसका फर्मेंटेशन टेम्परेचर होता है। और कौन सा यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज होता है? तो सैक्रोमाइसिस पास्टोरियानस, ठीक है? ये यूज़ होता है। और टॉप फर्मेंटेशन में कौन-सा यीस्ट यूज़ होता है? तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। और टॉप फर्मेंटेशन से कौन-सी बियर बनती है? तो एल बियर, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट आर द चीफ कंपोजिशनल फैक्टर ऑफ अ फूड दैट इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल एक्टिविटी? अच्छा, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है? जब देखो, जब पीएच कम होता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। पीएच ज़्यादा होता है तो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है, लेकिन जब पीएच न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? और फिर मॉइस्चर की बात करते हैं, तो जैसे-जैसे मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिस फूड में, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी अफेक्ट करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, ठीक है? और न्यूट्रिएंट कंटेंट, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट उतनी ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस, तो कुछ-कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस होने के कारण भी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह होना, तो वो सर्टेन माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है? तो ये इन्हिबिटरी सब्सटेंस का काम होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग वाटर एक्टिविटी इन फूड? वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करने की क्या-क्या मेथड है? तो देखो, जब हम किसी भी प्रोडक्ट में शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं, तो जो उस प्रोडक्ट का फ्री वाटर है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो वाटर है, फ्री वाटर, वो बाइंड हो जाता है शुगर या सॉल्ट से, ठीक है? इस तरीके से वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक? वैसा ही केस हाइड्रोकोलाइट्स में भी होता है और जेल्स में भी होता है। तो इसका जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो अगर या जिलेटिन वग़ैरह हम जब किसी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, तो ये भी वाटर के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है? फ्री वाटर के साथ बाइंड हो जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है क्रिस्टलाइज़ेशन ऑफ वाटर, तो इस केस में भी यही होता है कि फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़। तो वाटर एक्टिविटी इन तीनों ही केस में कम होती है, ठीक? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ग्रो बेस्ट इन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ग्रो कर रहे हैं कोई माइक्रोब,
तो उसको हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में ग्रो करते हैं तो उसको फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जिसको फ्री ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत इजी था, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ग्रीन पैचेस इन स्पॉइलेज ऑफ मीट कॉज्ड बाय, देखो ग्रीन कलर की बात हुई है, तो ग्रीन कलर कौन सा माइक्रोब प्रोड्यूस करता है? तो आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम एक्सपांसम, ठीक है। ये जो है पेनिसिलियम स्पेसीज, ये ग्रीन कलर के पैचेस प्रोड्यूस करती है, किसमें? मीट में, स्पॉइलेज के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूट्रीफैक्शन इन स्पॉइलेज ऑफ मीट कॉज्ड बाय, देख प्यूट्रीफैक्शन कौन कॉज करता है? तो आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक। नेक्स्ट, विस्कर्स इन स्पॉइलेज ऑफ मीट कॉज्ड बाय, विस्कर्स किसके कारण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा थामनीडियम, ठीक है। देखो विस्कर्स जो है ना, वो मीट में बहुत थोड़े लेवल पर डिजायरेबल होते हैं, ठीक है। ये एक टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये स्पॉइलेज में आ जाता है, ठीक है। और विस्कर्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो थामनीडियम। नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूट्रिक एसिड फॉर्मेशन? तो आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लॉस्ट्रीडियम के आगे ब्यूट्रिकम लिखा होता तो ऐसे ही पता चल जाता, ठीक है। अच्छा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, देखो एसिटिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिटोबैक्टर भी होते हैं और ग्लूकोनोबैक्टर भी होते हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और लैक्टिक्स? तो आंसर हो जाएगा, देखो ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, पीडियोकोकस, ये सब ही लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एक और चीज, जो एसिटिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ना, ये किसमें स्पॉइलेज कॉज करते हैं? तो एल्कोहलिक बीवरेजेस में स्पॉइलेज कॉज करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल को फर्मेंट करके एसिटिक एसिड बना देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस? जो लिस्टेरिया होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो लिस्टेरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? आंसर हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव और मोटाइल बैक्टीरियम, ठीक है। नेक्स्ट, from which of the following sources has Listeria monocytogen been isolated? देखो जो लिस्टेरिया है उसका सोर्स क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इन्फेक्टेड एनिमल्स इंक्लूडिंग शीप, चिकन्स, ये सब, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वाटर, मिल्क, सीवेज, ठीक है, और फीसेस एनिमल के, ये सब। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये सब ही सोर्स हैं लिस्टेरिया के। नेक्स्ट, ट्रेवलर्स डायरिया इज कॉज्ड ड्यू टू द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय, तो ट्रेवलर्स डायरिया जो है वो किसके कारण होता है? तो ई कोलाई के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which type of food preparation commonly leads to Clostridium perfringens outbreak? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, meats that have been cooked, allowed to cool slowly and then held for some time before consumption, मतलब कुक करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया गया है, तो ऐसे मीट में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के ग्रो होने के, ठीक। Which of the following type of food has Plasmodium sigilloids been implicated in contaminating? तो देखो जो प्लेजियोमोनास सिगेलॉइड्स होते हैं ये जनरली सी फूड में होते हैं। कौन से सी फूड में? तो अंडर कुक्ड सी फूड में, क्योंकि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसमें प्लेजियोमोनास सिगेलॉइड्स होते हैं, वो फिर सी फूड में आते हैं, सी फूड को कंटामिनेट करते हैं और उससे फिर वही सी फूड जो अंडर कुक्ड सी फूड होता है उसको कंज्यूम करने से
नॉर्मली फूड पॉइज़निंग हो जाती है और फूड इन्फेक्शन हो जाता है। तो कौन-सा इन्फेक्शन होता है? तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये इसके सिम्पटम होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बैसिलरी डिसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय तो शिगेला बैक्टीरिया। वहाँ पर आंसर दिख गया है, कोई नहीं, ठीक। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ साल्मोनेला, साल्मोनेला का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? तो देखो पोल्ट्री और जो एग होते हैं, ये मोस्ट कॉमन सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोल्ट्री होती है, मतलब ये जो चिकन वगैरह होते हैं, इनके जो इंटेस्टाइन में साल्मोनेला होता है। तो फिर वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एग में आ जाते हैं और पोल्ट्री वगैरह, एग वगैरह इनका अच्छा कैरियर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट पीएच रेंज लिमिट द ग्रोथ ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफरिंजेंस। देखो अ, कौन से पीएच में क्लॉस्ट्रिडियम परफरिंजेंस ग्रो नहीं होता है? आंसर हो जाएगा बिलो 5 एंड अबव 9, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर द टेम्परेचर कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफरिंजेंस। देखो किस टेम्परेचर पे क्लॉस्ट्रिडियम परफरिंजेंस बेस्ट ग्रो होता है? तो 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑप्टिमल ग्रोथ होती है। ऑप्टिमल ग्रोथ किस टेम्परेचर पे होती है? 43 से 47 डिग्री सेल्सियस पे होती है इसकी, ठीक है। 55 के अबव ये ग्रो नहीं होता और 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी ये ग्रो नहीं होता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which variant of bacillus is associated with ropiness in bread? तो ब्रेड में जो रोपीनेस होती है वो बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस के कारण होती है। नेक्स्ट, which mold is commonly known as bread mold? किसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड? तो राइजोपस स्टोलोनिफर को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रोपीनेस जो होती है ब्रेड में वो बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस के कारण तो होती है, उसके अलावा बैसिलस सबटिलिस के कारण भी होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस? ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस आपको सबको पता होगी। देखो, जो ग्राम स्टेनिंग है ना, वो एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, हम 2 टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी जो डाई यूज़ होती है, वो क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ होती है और इसमें मॉर्डेंट क्या यूज़ होता है? तो आयोडीन यूज़ होता है, ठीक है? और मॉर्डेंट एक तो मॉर्डेंट होता है, एक तो डीकलराइज़ करने के लिए यूज़ होता है, तो अल्कोहल जो होता है वो डीकलराइज़ेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और काउंटर स्टेन कौन-सी यूज़ होती है? तो सैफ़्रॉनिन यूज़ होती है, ठीक? तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। Next, which marine microalgae is responsible for producing the toxin that cause सिग्वाटेरा? देखो सिग्वाटेरा क्या है? सिग्वाटेरा एक फूड पॉइजनिंग है। किससे होती है? तो कंटामिनेटेड फिश को कंज्यूम करने से सिग्वाटेरा फूड पॉइजनिंग होती है। इसमें क्या होता है? वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, ये सब सिम्पटम होते हैं सिग्वाटेरा फूड पॉइजनिंग के। ये किस रीज़न से होती है? तो माइक्रो एल्गी जो होती है एक, जिसका नाम है डाइनोफ्लैगेलेट, है ना? ये एक माइक्रो एल्गी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन, जिसके कारण सिग्वाटेरा फूड पॉइज़निंग होती है, ठीक? नेक्स्ट, हाँ, देखो सिग्वाटेरा क्या है? एक फूड पॉइज़निंग है कॉज्ड बाय ईटिंग फिश दैट हैव एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन। कहाँ से टॉक्सिन एक्यूमुलेट की है? तो डाइनोफ्लैगेलेट एल्गी से, ठीक? जिसके कारण गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब सिम्पटम होते हैं। नेक्स्ट, what component of gram positive bacteria cell wall is mainly responsible for retaining the primary stain? देखो हमने अभी प्राइमरी स्टेन के बारे में पढ़े थे, कौन सी थी वो? क्रिस्टल वॉयलेट थी।
अच्छा, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में ऐसा क्या होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिटेनिंग द प्राइमरी स्टेन? तो आंसर हो जाएगा पेप्टाइडो ग्लाइकेन की लेयर होती है, ठीक है। थिक लेयर ऑफ प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर रेड आफ्टर ग्राम स्टेनिंग? देखो, ग्राम स्टेनिंग के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो पर्पल दिखते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेड दिखते हैं, क्योंकि सेफ्रानिन डाई क्या होती है, वो रेड कलर की होती है। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई है उसको रिटेन नहीं कर पाते, जबकि मतलब जब अल्कोहल से वॉशिंग होती है, डीकलराइजेशन होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं सेफ्रानिन, तो उससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर के हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेन विथ सेफ्रानिन दे टेक द स्टेन एंड अपीयर रेड इन कलर, ठीक। नेक्स्ट, which stain is used to counter stain gram negative bacteria after decolorization? तो आंसर हो जाएगा सेफ्रानिन। नेक्स्ट, हाउ डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग? तो अभी हमने बात किए थे, ग्राम पॉजिटिव ब्लू और पर्पल कलर के दिखते हैं। Next, what happens to the crystal violet iodine complex in gram-negative bacteria when they are treated with alcohol? अभी मैंने बताई थी कि वे वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, इट लीचेस आउट ड्यू टू लिपिड डिसोल्यूशन इन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन एसिड फास्ट स्टेनिंग। देखो, एसिड फास्ट स्टेनिंग में कौन सी प्राइमरी स्टेन यूज होती है? देखो, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है? ये भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है, और इसमें जो प्राइमरी स्टेन यूज होती है वो कार्बोल फ्यूसिन यूज होती है, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम कौन सा माइक्रोब देखते हैं? तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन-सा होता है? क्लोस्ट्रिडियम होता है? हाँ, नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, सॉरी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिड फास्ट बैक्टीरिया? तो आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक? नेक्स्ट, प्राइमरी स्टेन इन एंडोस्पोर स्टेनिंग। एंडोस्पोर स्टेनिंग में कौन-सी प्राइमरी स्टेन होती है? तो मेलाकाइट ग्रीन होती है, ठीक? अच्छा, एंडोस्पोर स्टेनिंग भी क्या है? ये भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक लीव्स द ऑर्गेनिज्म अनस्टेन्ड व्हाइल कलरिंग द बैकग्राउंड? तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि माइक्रोब को छोड़कर जो बैकग्राउंड है वो कलर उसमें कलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग? देखो, स्टेनिंग के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्ट्रक्चरल और स्पेशल स्टेनिंग, ठीक। आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक? तो अभी मैंने आपको बताई थी कि एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, एंडोस्पोर स्टेनिंग भी डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग भी डिफरेंशियल स्टेनिंग है। कौन सी नहीं है? तो नेगेटिव स्टेनिंग जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग में नहीं आता है, सिंपल स्टेनिंग है, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हीट रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखो, कोकाई जो होता है वो मोर हीट रेजिस्टेंट होता है देन रॉड्स, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कोकाई सेप के बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं देन रॉड सेप के बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द हायर द ऑप्टिमल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। देखो, जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ग्रो करेगा बैक्टीरिया, उतने ही ज़्यादा टेम्परेचर तक वो सर्वाइव भी कर सकता है, ठीक। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी बोल रहा है बैक्टीरिया दैट क्लम्स, जो क्लम्प फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया वो मोर हीट रेजिस्टेंट होते हैं। जो कैप्सूल फॉर्म करते हैं
वो भी मोर हीट रेजिस्टेंट होते हैं और हार्डर टू किल होते हैं, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है सेल्स हाई इन लिपिड कंटेंट, ठीक है? ऐसे सेल्स जिसमें ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है, वो हार्डर टू किल होते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ऑल ऑफ दीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मल डेथ टाइम इज़ डिफाइंड एज़, देखो थर्मल डेथ टाइम क्या होता है? टाइम in minute required to kill or destroy 90% of target microorganism at a given temperature, ठीक है? ये होता है TGT, ठीक? तो इसमें क्या हम देखते हैं, वन लॉग साइकिल में 90% रिडक्शन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वही थर्मल डेथ टाइम होता है, ठीक है? नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर रेंज डज टॉप फर्मेंटिंग यीस्ट टिपिकली फर्मेंट? तो आंसर हो जाएगा, इसका थोड़ा हायर टेम्परेचर होता है। टॉप फर्मेंटिंग यीस्ट जो है वो हायर टेम्परेचर में फर्मेंटेशन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 15 to 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? नेक्स्ट, विच इंग्रेडिएंट इज प्राइमरीली यूज टू मेक मीसो? तो मीसो बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है? तो सोयाबीन, ठीक है? मीसो क्या है? एक फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, विच जीनस इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग येलो टू ऑरेंज पिगमेंट? अच्छा, येलो टू ऑरेंज पिगमेंट कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? तो फ्लेवोबैक्टीरियम, ठीक है? नेक्स्ट, विच जीनस इंक्लूड pigmented species that can range in color from red to orange? तो आंसर हो जाएगा हेलोकोकस, ठीक है? हेलोकोकस रेड टू ऑरेंज कलर का होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कल्चर मीडिया? देखो कल्चर मीडिया का क्या काम होता है? तो कल्चर मीडिया क्या होता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज पेप्टोन प्ले इन कल्चर मीडिया? पेप्टोन का काम क्या होता है? तो पेप्टोन का काम होता है, ये सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, अच्छा कल्चर मीडिया क्या होता है? सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? मीडिया जो है वो हेल्प करता है ग्रो करने में और काउंटिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो हम अलग अलग टाइप का मीडिया यूज करते हैं अलग अलग माइक्रोब को ग्रो करने के लिए, और इसमें कॉमन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? तो पेप्टोन होता है। पेप्टोन किसका सोर्स होता है? तो कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स होता है। बीफ एक्सट्रैक्ट किसका सोर्स होता है? तो अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स का सोर्स होता है। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक्सट्रैक्ट तो विटामिन, कार्बन और नाइट्रोजन का, और डिस्टिल्ड वाटर एक इसका इंग्रेडिएंट होता है, और जो अगर होता है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, ठीक? Next, what effect do the dyes eosine and methylene blue have on gram-positive bacteria when using EMB agar? तो आंसर हो जाएगा दे इनहिबिट देयर ग्रोथ। देखो क्या होता है EMB अगर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इयोसिन मिथिलिन ब्लू अगर, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये एक सिलेक्टिव मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया है और डिफरेंशियल ग्रोथ मीडियम है। तो इसमें क्या होता है कि हम माइक्रोब आइसोलेट करते हैं कौन से? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पर्टिकुलरली हम कॉलीफॉर्म्स देखने के लिए ये मतलब ग्रो करने के लिए ये मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो इयोसिन मिथिलिन ब्लू है, ये इनहिबिट करता है किसकी ग्रोथ? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ, ठीक है? तो हमको फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक? नेक्स्ट, which group of bacteria does EMB agar specifically टारगेट फॉर आइसोलेशन एंड डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करता है? तो एंटेरोबैक्टीरियसियाई, ठीक है? ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फैमिली है।
ठीक। नेक्स्ट, विच इंग्रेडिएंट इन कल्चर मीडिया एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट? तो आंसर हो जाएगा अगर। ठीक है। अच्छा देखो, जो अगर होता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है किस टेम्परेचर में? तो 32 से 40 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये सॉलिड रहता है जब तक इसको 85 डिग्री सेल्सियस तक हीट ना कर दो। ठीक है। 85 डिग्री सेल्सियस में जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तब ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। नहीं तो ये 32 से 40 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट पर ही रहता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन के लिए अगर को यूज़ करते हैं, ठीक? और मेल्टिंग पॉइंट इसका 85 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 45 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक? नेक्स्ट, व्हाट कलर पिगमेंट कैन हेलोबैक्टीरियम स्पीशीज प्रोड्यूस? तो हेलोबैक्टीरियम जो है वो किस कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है? तो पिंक, रेड और रेड टू ऑरेंज। नेक्स्ट, at what temperature range are most acid foods processed to kill vegetative cells and some bacterial spores? देखो, किस टेम्परेचर रेंज पर मोस्ट एसिड फूड को प्रोसेस किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोज टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। नेक्स्ट, बॉइलिंग द wort with hops has which of the following purpose in case ब्रेविंग ऑफ बियर? ठीक है, बियर ब्रेविंग में जो wort होता है उसको हॉप्स के साथ बॉईल करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू कॉन्सेंट्रेट इट। तो बिल्कुल सही बात है। टू कैरमलाइज द शुगर स्लाइटली, ये भी पर्पस होता है। और प्रैक्टिकली स्टेरिलाइज इट, ये भी उसका पर्पस होता है। और एंजाइम को इनएक्टिवेट भी करना होता है और कोएगुलेट और प्रेसिपिटेट करना है प्रोटीन को, ये भी पर्पस होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डज अगर बिगिन टू सॉलिडिफाई? तो आंसर हो जाएगा 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर इज यूज टू हार्डनिंग द मीडिया? तो कितने कॉन्सेंट्रेशन में अगर को यूज करते हैं? तो 1.5 से 2%। ठीक। नेक्स्ट, द डी वैल्यू इज द मेजर ऑफ हीट रेजिस्टेंस ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इट इज द टाइम इन मिनट एट अ गिवन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 1 log साइकिल ऑफ द टारगेट माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ठीक। नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है जो डिफाइन की जाती है एज अ टेम्परेचर चेंज? ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाय फैक्टर 10। तो आंसर हो जाएगा जेड वैल्यू। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि टेम्परेचर चेंज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10, तो उसको हम बोलते हैं जेड वैल्यू। ठीक। अब नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एफ वैल्यू। एफ वैल्यू से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है एफ वैल्यू फॉर प्रोसेस इज द नंबर ऑफ मिनट रिक्वायर्ड टू किल अ नोन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन अ गिवन फूड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर ऑप्शन बी बोल रहा है एफ वैल्यू इज यूजुअली सेट ऑफ 12 डी वैल्यूज टू गिवन अ theoretical 12 log साइकिल रिडक्शन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैटेगरी कम्स अंडर पेरिशेबल नेचर? कौन सी फूड जो हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं? तो मीट, फिश, ब्रोकली, मिल्क, ये सब पेरिशेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, माइकोटॉक्सिन ऑर्टिलिन जनरली फाउंड इन, देखो ऑर्टिलिन जो है वो एप्पल जूस में जनरली फाउंड होता है। ठीक है, माइकोटॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ऑर्टिलिन की बात कर रहे हैं, तो स्पॉइल्ड एप्पल जूस में जनरली माइकोटॉक्सिन होता है, ऑर्टिलिन। नेक्स्ट, व्हाट टेम्परेचर रेंज कैन कॉलीफॉर्म ग्रो वेल इन? देखो कॉलीफॉर्म किस टेम्परेचर रेंज में अच्छे से ग्रो होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 टू 46 डिग्री सेल्सियस पर।
नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईओसिन मिथिलीन ब्लू अगर इन माइक्रोबायोलॉजी? तो ये आइसोलेट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉलोनीज डू लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया फॉर्म ऑन ईएमबी अगर? तो कौन सी किस टाइप की कॉलोनीज फॉर्म करते हैं? तो ये डार्क पर्पल टू ब्लैक कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्पेशल बियर यीस्ट ऑफ बॉटम टाइप का कौन सा बियर यीस्ट होता है? तो स्ट्रेन ऑफ सैक्रोमाइसिस पेस्टोरियानस, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूरोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिथाइरिज्म इज? तो आंसर हो जाएगा बीटा एन ऑक्सैलाइल अमीनो एल एलानिन, ठीक है। ये जो टॉक्सिन है, ठीक है, ये न्यूरोटॉक्सिन BOAA, ये लिथाइरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और लिथाइरस सैटिवस में ही ये न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय? देखो एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो एस्परजिलस फ्लेउस प्रोड्यूस करता है और एस्परजिलस पैरासिटिकस भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये दोनों ही एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एक माइकोटॉक्सिन है, ठीक। नेक्स्ट, सिग्वा टॉक्सिन जनरली फाउंड इन? तो इन सब में ही पाया जाता है, पैरेट फिश हो, चाहे मैक्रेल हो, चाहे ट्रिगर फिश हो, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट टेम्परेचर रेंज डू मीसोफाइल्स ग्रो बेस्ट इन? देखो जो मीसोफाइल्स होते हैं वो मीडियम टेम्परेचर रेंज में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और थर्मोफाइल्स किस में ग्रो करते हैं? तो अबव 50 डिग्री सेल्सियस। और साइक्रोफाइल्स किसमें ग्रो करते हैं? तो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मीसोफाइल्स मीडियम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मतलब 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। थर्मोफाइल्स अबव 50 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक थर्मोड्यूरिक होता है, एक थर्मोफाइल्स होता है। थर्मोफाइल्स मतलब जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है, 50 से अबव। लेकिन जो थर्मोड्यूरिक होते हैं ना, वो 50 से अबव ग्रो नहीं करते पर सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें नोट करने लायक है। देखो जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, वो नॉर्मली 20 से 45 डिग्री सेल्सियस तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस के बाद पैथोजेंस जनरली नहीं सर्वाइव कर पाते, ठीक है। और मतलब अगर टेम्परेचर रेंज देखते हैं हम पैथोजेंस का, तो 4 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज होता है। अभी मैं मेसोफाइल्स की नहीं, पैथोजेंस की बात कर रही हूँ। अब पैथोजन क्या होते हैं? तो पैथोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण हम बीमार होते हैं, ठीक है। मतलब जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होती है। बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पॉइलेज कॉज करते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या बोल रहे थे कि जो 4 से 45 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ग्रो करने का रेंज होता है। और 45 के बाद वो किल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि फूड को अच्छे से हीट करेंगे तो पैथोजेंस किल हो जाएँगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज़ प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड लिकर्स, ठीक है। तो इन सब के फर्मेंटेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जनरली? तो यीस्ट होते हैं, वैसे तो सब होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए तो बियर, वाइन और डिस्टिल्ड लिकर की बात जब हम करते हैं, तो इसमें यीस्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि डैश इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस, मिसो एंड सेक? देखो सोया सॉस हो, चाहे मिसो हो, चाहे सेक हो, इन सब के प्रोडक्शन में एस्परजिलस ओराइज़े जो है वो यूज़फुल होता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स? देखो सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और क्या है, टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। कौन से टॉक्सिन है, तो पर्टिकुलरली ये फाइटोटॉक्सिन है, ठीक है। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जनरली वो कंपाउंड होते हैं जैसे टॉक्सिन्स, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो जैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होते, मेनली इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन प्लांट के बचे रहने के लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हम पोटैटो का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो पोटैटो में सोलानिन और चाकोनाइन होता है, ठीक है? तो सोलानिन और चाकोनाइन जो होता है, वो टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है? ग्रीन कलर के जो पोटैटो दिखते हैं, उसमें होता है, ठीक है? लेकिन ये पोटैटो की स्प्राउटिंग के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है? सोलानिन और चाकोनिन। तो ये उसकी ग्रोथ के लिए तो सही है, क्योंकि उसमें फिर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी और माइक्रोब उसमें अटैक नहीं कर पाएँगे। माइक्रोब को वो सोलानिन और चाकोनिन ग्रो करने नहीं देगा, ठीक है? उनके लिए इन्हिबिटर का काम करेगा। वैसे ही हम भी उसको कंज़्यूम करेंगे तो हमारे लिए भी वो टॉक्सिक होगा और माइक्रोब्स के लिए भी वो टॉक्सिक होगा और इंसेक्ट्स के लिए भी वो टॉक्सिक होगा। लेकिन वो पोटैटो की ग्रोथ के लिए, एक दूसरा प्लांट आने के लिए वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो जनरली हमारे लिए तो अच्छे नहीं होते, लेकिन वो खुद प्लांट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट्स इन फर्मेंटेशन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड सब करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ कैन वेयर बोथ एंड्स आर बल्ज्ड। ठीक है, देखो, कैन की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों ही एंड जो हैं वो बल्ज्ड हैं, ठीक? बट द गैस प्रेशर इज लो इनफ टू अलाउ द एंड्स टू बी डेंटेड। आंसर हो जाएगा सॉफ्ट स्वेल, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज डो कंडीशनर। डो कंडीशनर के जैसे किसको यूज किया जाता है, तो अमोनियम सॉल्ट को यूज किया जाता है, कैल्शियम परऑक्साइड को भी यूज किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमेट को भी यूज किया जाता है और अमोनियम पर सल्फेट को भी यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जो कोम्बुचा टी है, ये टी है, फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है? फर्मेंटेड ड्रिंक है मेड फ्रॉम टी, तो मैंने तो आंसर ऑलरेडी बता दी, ठीक? नेक्स्ट, आउटब्रेक ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फूड इन्फेक्शन आर लाइकली टू बी मोर एक्सप्लोसिव। देखो, कौन-सा फूड इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होगा? ऐसा फूड इन्फेक्शन जो पैथोजेंस के कारण हो रहा है, ऐसे पैथोजन के कारण जो कि फूड में ग्रो कर सकते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है? तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडीशनिंग प्रोसेस ड्यूरिंग डो फर्मेंटेशन। डो फर्मेंटेशन के टाइम पे जो कंडीशनिंग प्रोसेस होती है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो आंसर हो जाएगा टू अलाउ फ्लावर प्रोटीन टू मैच्योर एंड रिटेन CO2, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? CO2 रिटेन करने के लिए और फ्लोर प्रोटीन को मैच्योर करने के लिए कंडीशनिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, विब्रियो जो है वो कौन-सा अ, किस टाइप का माइक्रोब है? ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? आंसर हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव और शेप क्या है इसका? तो रॉड शेप और मोटाइल नेचर है, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following bacteria is classified as gram positive bacteria। तो ग्राम पॉजिटिव इसमें से कौन सा है? तो ई कोलाई जो है वो ग्राम नेगेटिव है, सूडोमोनास भी ग्राम नेगेटिव है, साल्मोनेला भी ग्राम नेगेटिव है, तो स्टेफाइलोकोकस क्या हुआ? ग्राम पॉजिटिव हुआ, ठीक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैसिलस स्पेसीज। अच्छा देखो, बैसिलस जो स्पेसीज होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है और स्पोर फॉर्मिंग होता है और रॉड शेप का होता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें से ग्राम नेगेटिव क्या कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा क्लेप्सिला, ठीक है? क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव है, स्ट्रेप्टोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव है और कॉर्नीबैक्टीरियम भी ग्राम पॉजिटिव है। नेक्स्ट, at what minimum temperature can Listeria monocytogen grow।
लिस्टेरिया मिनिमम कितने टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकता है, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट में लिस्टेरिया देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन कैटल्स लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन कैन कॉज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? आंसर हो जाएगा अबॉर्शन एंड मास्टाइटिस, ठीक है? नेक्स्ट, विच फंगस कॉजेज एर्गोटिज्म व्हेन इट कंटामिनेट्स राई? देखो, जो राई होती है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में स्टोर होती है, तो उसमें एक फंगस ग्रो करता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स, ठीक है? और ये क्या करता है क्लेविसेप्स, अ, उसकी उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है? कौन-सा? माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है? एर्गोटिज्म हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एर्गोटिज्म जो है एक फूड पॉइज़निंग है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एर्गोट पॉइज़निंग? देखो, एर्गोट पॉइज़निंग जो है ह्यूमन में और डोमेस्टिक एनिमल में देखी जाती है और इसको एर्गोटिज्म बोलते हैं, ठीक है? इस डिसीज़ में क्या होता है? हैलुसिनेशन होता है और हैलुसिनेशन के अलावा क्या होता है? इची होता है, बर्निंग स्किन हो जाती है और ये एर्गोट क्या है? एक एल्कलॉइड है, ठीक है? और कौन से फंगस प्रोड्यूस करते हैं ये एल्कलॉइड? तो क्लेविसेप्स करता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन-सा फंगस जो है वो एर्गोटिज्म कॉज़ करता है और तो आंसर हो जाएगा क्लेविसेप्स, ठीक? और एर्गोटिज्म जो है इसको हम एंटोनीज़ फायर भी बोलते हैं और डेविल्स कर्स भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज़ जो हैं स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं एर्गोटिज्म के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो यर्सीनिया है वो एक स्मॉल रॉड शेप का बैक्टीरिया है जिसके कारण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस होती है ह्यूमन में, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि ये जो यर्सीनिया है इसका रिजर्वायर कौन है? कौन से एनिमल में ये पाया जाता है या फिर मिल्क में पाया जाता है या तो फिश में पाया जाता है? किसमें ये पाया जाता है मेनली? तो पिग में, ठीक है? इसका रिजर्वायर कौन है? पिग। सोर्स क्या है? पिग। फॉर द स्ट्रेन कॉजिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स, ठीक? नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? माइकोटॉक्सिन्स को कौन प्रोड्यूस करता है? फंगी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो जो यहाँ पर दिया हुआ है कि फंगी दी हुई है और यहाँ पर टॉक्सिन का नाम दिया गया है, तो इसमें से कौन-सा इनकरेक्ट मैच है? तो एलिमेंट्री टॉक्सिन एल्यूकिया जो है, ये फ्यूज़ेरियम फंगी प्रोड्यूस करती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? रॉकवी 14 कौन प्रोड्यूस करता है? तो पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और ओक्राटॉक्सिन एस्परजिलस, ठीक? और पोर्ट्युलिन पेनिसिलियम, ठीक? इसीलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट मैच है। तो पोर्ट्युलिन जो है एक माइकोटॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस करता है मोल्ड, ठीक? पर्टिकुलरली कौन-सा मोल्ड? तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम। देखो, फंगी का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फंगी यीस्ट और मोल्ड होता है, ठीक है? फंगी को हम 2 इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक तो यीस्ट और एक तो मोल्ड, ठीक है? माइकोटॉक्सिन ज़्यादातर मोल्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि मोल्ड ही माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक? अच्छा, पोर्ट्युलिन जो टॉक्सिन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? कौन-सा मोल्ड? तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम। और पोर्ट्युलिन का सोर्स क्या है? तो एप्पल जूस वगैरह जो है इसमें पोर्ट्युलिन होता है, ये वाला टॉक्सिन, ठीक है? तो मतलब एप्पल में ग्रो करेगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ग्रो करके फिर कौन-सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा? पोर्ट्युलिन करेगा और पोर्ट्युलिन क्या है? एक टॉक्सिन है, माइकोटॉक्सिन, ठीक? नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉइलेज ऑफ सीरियल प्रोडक्ट्स। देखो, इस साइड यहाँ पर कलर दिया हुआ है या फिर स्पॉइलेज दिया हुआ है और इस साइड बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, ठीक है? स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर रेड और ब्लडी ब्रेड बोला है, तो ऑब्वियसली रेड कलर जो है वो सेरेशिया जो है बैक्टीरिया वो रेड कलर का होता है। तो जितना भी रेड कलर वाला स्पॉइलेज होता है वो सेरेशिया के कारण होता है मोस्ट केस में, ठीक है? मोस्टली। और चॉकी ब्रेड कौन प्रोड्यूस करता है? तो एंडोमाइकोप्सिस करता है, ठीक है? तो ये भी सही है।
पिंक स्पॉट इन ब्रेड तो मोनीला, ठीक? मोनीला सिटोफिला जो है वो पिंक स्पॉट कॉज़ करता है। अब रेड कलर इन क्रम्ब ऑफ डार्क ब्रेड, ठीक है? तो क्रम्ब पोर्शन में जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? जियोट्राइकम के कारण होता है। जियोट्रिकम के कारण होता है, ना कि ट्राइकोस्पोरॉन के कारण होता है, ठीक है? तो ट्राइकोस्पोरॉन तो क्या करता है? चॉकी ब्रेड प्रोड्यूस करता है। चॉकी ब्रेड में एंडोमाइकोप्सिस और ट्राइकोस्पोरॉन दोनों ही कॉज करते हैं चॉकी ब्रेड। लेकिन रेड कलर इन क्रम्ब पोर्शन तो जियोट्रिकम के कारण होता है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक? नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। हाँ, देखो, रम जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेड मोलेसेस है, तो बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट मैच हुआ। विस्की जो है ये डिस्टिल्ड फ्रॉम सैक्रिफाइड एंड फर्मेंटेड ग्रेन मैशेस, तो ये भी सही बात है, ग्रेन मैशेस से बनता है विस्की। ठीक, ब्रांडी जो है वो डिस्टिलेट फ्रॉम ग्रेप वाइन, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? ग्रेप वाइन के डिस्टिलेशन से बनती है ब्रांडी। और जो ये होता है वॉर्ट, वॉर्ट जो है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है वाइन मेकिंग का, जबकि बियर का है, ठीक? तो आंसर हो जाएगा, जो इनकरेक्ट मैच है वो वॉर्ट वाला है, ठीक? हाँ, वॉर्ट जो है एक स्वीट अनफर्मेंटेड लिक्विड है जो कि बियर के केस में बनता है, ठीक है? बियर में जब हम माल्टेड ग्रेन को हॉट वाटर में माल्टेड ग्रेन रखते हैं, ठीक है? और उसका शुगर पोर्शन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब माल्टिंग करते हैं तो जो ग्रेन है उसको सोक करते हैं, फिर स्प्राउट होने के लिए अलाउ करते हैं, फिर उसके बाद एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, और वही सिंपल शुगर का एक्सट्रैक्शन जो होता है वही वॉट होता है। नेक्स्ट, फूड बॉर्न इलनेस इज कॉज्ड बाय, फूड बॉर्न इलनेस क्यों होती है? देखो, माइक्रोबियल इंटॉक्सिकेशन के कारण भी होती है, जो माइक्रोब टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उससे फूड बॉर्न इलनेस होती है। तो एल्गल टॉक्सिन हो गया, माइकोटॉक्सिन हो गया, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो गया, ये सभी कॉज होते हैं फूड बॉर्न इलनेस के, ठीक है? फिर पॉइजनस एनिमल और प्लांट टिश्यू जैसे कि फाइटोटॉक्सिन्स, है ना? फाइटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? पॉइजनस प्लांट ही तो होते हैं, ठीक है? तो उसके कारण भी होती है। फिर जो सी ऑप्शन बोल रहा है, ईटिंग फूड कंटेनिंग पैथोजेंस, अगर ऐसे फूड को कंज्यूम करें जिसमें पैथोजन होते हैं, उसके कारण भी फूड बॉर्न इलनेस होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड? देखो, जो सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड होते हैं ना, ये हाइड्रोजन सियानाइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक? जो कि टॉक्सिक गैस है। अब ये देखो, यहाँ पर जो लीनामेरिन लिखा है, ये लीमा बीन्स में होता है, ये एक टॉक्सिन है, ठीक? अमिग्डैलिन किस में होता है? तो बिटर आलमंड में होता है, ठीक है? तो ये भी एक सियानोजेनिक टॉक्सिन है। ड्यूरिन जो है ये सोरगम में होता है, ये भी एक सियानोजेनिक टॉक्सिन है। देखो, जो लोटस ट्रेलिन है ना, ये भी एक सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक? ये किसमें होता है? तो कसावा में होता है। और लिग्निन जो है ये कोई सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड नहीं है। तो जो ई है वो नॉट अ सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ देखो, जो लोटस ट्रेलिन है ये सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, जो कि किसमें? कसावा में होता है और व्हाइट क्लोवर में होता है, ठीक? Next, which of the following parasites can be found in raw or insufficiently cooked pork products? अच्छा, रॉ और insufficiently cooked pork product में कौन सा पैरासाइट पाया जाता है? तो ट्रिकेनेला स्पाइरलिस भी होता है और टीनिया सोलियम भी होता है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रांडी इज एन अल्कोहलिक बीवरेज मेड बाय, देखो, जो ब्रांडी है ना वो किससे बनती है? वाइन के डिस्टिलेशन से बनती है। किसकी डिस्टिलेशन से? वाइन के। अच्छा, जो सीरियल माल्टेड ग्रेन होते हैं उनका फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट होता है, उसके डिस्टिलेशन से क्या बनता है? तो उसके डिस्टिलेशन से बनती है विस्की, ठीक? तो ये जो ऑप्शन ए है ये विस्की के लिए है, ऑप्शन बी जो है ये ब्रांडी के लिए है, और ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है?
न्यूट्रल स्पिरिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेड मैश ऑफ राई, पोटैटो, कसावा और ग्रेन्स। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है वोदका की। ठीक ठीक है। तो वोदका किससे बनती है? पोटैटो, कसावा, ग्रेन, इनके फर्मेंटेड मैश से बनती है। नेक्स्ट, मस्टी ओडर एंड टेस्ट इन रूट बियर कॉज्ड बाय, देखो किसके कारण होती है? तो एक्रोमोबैक्टर के कारण होती है। नेक्स्ट, व्हाट फंगी प्रोड्यूसेस ओकरा टॉक्सिन ए, ओकरा टॉक्सिन कौन सी फंगी प्रोड्यूस करती है? तो एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम स्पेसीज। नेक्स्ट, एर्गोट एल्कलॉइड जो है वो कौन सा मेटाबोलाइट है? तो देखो एर्गोटिज्म जो है किसके कारण होता है? एर्गोट एल्कलॉइड के कारण होता है। और एर्गोट एल्कलॉइड कौन प्रोड्यूस करता है? तो क्लेविसेप्स प्रोड्यूस करता है। ये कौन सा मेटाबोलाइट है? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एफ्लाटॉक्सिन फाउंड इन मिल्क, मिल्क में कौन सा एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है? तो M1, एफ्लाटॉक्सिन M1। ठीक है। फ्रॉम लाइव स्टॉक दैट हैव कंज्यूम्ड कंटामिनेटेड फीड। ठीक। तो M1 हो गया। पॉट्युलिन जो है एक माइकोटॉक्सिन है प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड सच एज, पॉट्युलिन कौन सा मोल्ड प्रोड्यूस करता है? तो पेनिसिलियम करता है, एस्परजिलस भी करता है और बाइसोक्लेमिस भी करता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिन जो है एक टॉक्सिन कंपाउंड है, टॉक्सिक कंपाउंड है जो जनरली किसमें पाया जाता है? तो सोरघम में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, अमिग्डैलिन एक नेचुरल सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, टॉक्सिक कंपोनेंट है जो किसमें पाया जाता है? तो बिटर एलमंड में और पीचेस में। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं विद द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ डाइटरी प्रोटीन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो हैं वो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को इंटरफेयर करते हैं, के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कम कर देते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर आर प्रोटीन्स दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन इन द गट। ये भी बात सही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रिलीज ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड पर्टिकुलरली मिथियोनिन इज हैम्पर्ड बाय इनहिबिटर्स। ठीक है। तो मिथियोनिन जो अमीनो एसिड है ना उसको इसेंशियली ये हैम्पर करता है। ठीक है। उसको इनहिबिट करता है। और फिर डी ऑप्शन बोल रहा है ऑटोक्लेविंग सोयाबीन। देखो सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। ठीक है। तो सोयाबीन को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए अगर पकाते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, हीट करते हैं, तो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आर हीट स्टेबल। ये तो बात सही है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मॉइस्ट हीट से। ठीक है। तो मॉइस्ट हीट और प्रेशर कुकिंग जो है ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर को इनएक्टिवेट कर देती है। इसीलिए जब भी सोयाबीन को कुक किया जाता है तो उसको प्रेशर कुकिंग में कुक किया जाता है, या तो उसको अच्छे से हीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक। तो ई ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मॉइस्ट हीट से, स्टीम से, प्रेशर कुकिंग से ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, हेमाग्लूटिनिन्स आर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर दैट आर जनरली फाउंड इन। तो ए बोल रहा है सोयाबीन, बी बोल रहा है फील्ड बीन, सी बोल रहा है डबल बीन। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब बीन्स में हेमा एग्लूटिनिन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, लेकिन ये सब इनएक्टिवेट भी हो जाते हैं। कैसे इनएक्टिवेट होते हैं? तो हीट देने से या फिर प्रेशर कुकिंग से ये किल हो जाते हैं। ठीक है। इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखो ये सब जो फाइटोटॉक्सिन्स हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, इन सब की एक लिमिट सेट की गई है। किसी भी फूड में मैक्सिमम इतने अमाउंट तक अगर ये प्रेज़ेंट है, तो हम उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है सेल करने के लिए।
तो एज पर एफएसएसएआई यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है। तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर टॉक्सिन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और फूड पॉइजनिंग से क्वेश्चन आएंगे तो लिमिट भी पूछी जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट ना पूछे। तो लिमिट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट फॉर टोटल एफ्लाटॉक्सिन इन स्पाइसेस। स्पाइसेस में टोटल एफ्लाटॉक्सिन की लिमिट कितनी है, तो 30 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एज पर एफएसएस रेगुलेशन व्हाट इज मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट फॉर एफ्लाटॉक्सिन M1 इन मिल्क लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो M1 का कितना लिमिट है मैक्सिमम, तो 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आंसर शो हो रहा है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड लिमिट फॉर टॉक्सिन पॉलीक्लोरिनेटेड बिस्फेनिल इन फिश प्रिपरेशन एंड फिश प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो देखो कि फिश और फिश प्रोडक्ट में क्या होता है, कौन सा टॉक्सिन होता है, तो पॉलीक्लोरिनेटेड बिस्फेनिल होता है। ठीक है, PCB। ठीक, और इसकी लिमिट क्या है, तो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड लिमिट फॉर नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन सेफ्रॉल इन फिश प्रिपरेशन और फिश प्रोडक्ट। तो अभी हमने फिश में देखे थे, एक तो पॉलीक्लोरिनेटेड बिस्फेनिल था, दूसरा क्या है, सेफ्रॉल है। ठीक है, तो सेफ्रॉल की क्या लिमिट है, तो सेफ्रॉल की लिमिट है 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो पॉलीक्लोरिनेटेड बिस्फेनिल की भी 10 ppm है और सेफ्रॉल की भी 10 ppm है। नेक्स्ट एज पर एफएसएसएआई व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट फॉर टोटल एफ्लाटॉक्सिन B1। एफ्लाटॉक्सिन B1 की लिमिट कितनी है नट्स में, तो आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन की कितनी लिमिट है नट्स में, तो 10 माइक्रोग्राम पर केजी। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डॉन डीऑक्सिनी वेलेनॉल इन व्हीट। तो इसकी लिमिट है 1000 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक, अच्छा ये किस में होता है, वीट में होता है। वीट में जनरली डॉन जो है टॉक्सिन मिलता है, कौन से वीट में, जो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में स्टोर्ड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट फॉर नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन अगारिक एसिड। अगारिक एसिड किस में होता है, एल्कोहलिक बीवरेजेस में होता है और मशरूम में होता है। तो अगर ये पूछ ले कि मशरूम में और एल्कोहलिक बीवरेजेस में कौन सा नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अगारिक एसिड। और अगारिक एसिड की लिमिट कितनी है, तो इसकी 100 ppm की लिमिट है। ठीक, एंथ्रेक्नोज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कॉज्ड बाय। देखो एंथ्रेक्नोज जो होता है ये एक स्पॉइलेज है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में देखा जाता है, किसके कारण होता है, तो कलेक्ट्रोट्रिकम के कारण होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पिंक मोल्ड रॉट। देखो जब भी पिंक कलर की बात आती है तो रोजियम जो है ट्राइकोथेसियम रोजियम इसके कारण होता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में पिंक मोल्ड रॉट जो होती है वो किसके कारण होती है, तो ट्राइकोथेसियम रोजियम के कारण होती है। ठीक, रोज पिंक ऐसे करके याद रखना हो तो रख सकते हो। नेक्स्ट बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। देखो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो होती है वो अर्वीनिया कैरोटोवोरा के कारण होती है। ठीक, नेक्स्ट ब्लू मोल्ड रॉट कॉज्ड बाय स्पेसीज ऑफ। देखो ब्लू मोल्ड रॉट फ्रूट्स और वेजिटेबल में किसके कारण होती है, तो पेनिसिलियम डिजिटाटम के कारण होती है। नेक्स्ट वाटरी सॉफ्ट रॉट फ्रूट्स और वेजिटेबल में किसके कारण होती है, तो स्लेरोटीनिया के कारण होती है। ठीक, नेक्स्ट ब्लैक मोल्ड रॉट फ्रूट्स और वेजिटेबल में किसके कारण होती है, तो ब्लैक मोल्ड रॉट होती है एस्परजिलस नाइजर के कारण। नेक्स्ट ग्रीन मोल्ड रॉट कॉज्ड बाय यूजुअली बाय स्पेसीज ऑफ। ग्रीन मोल्ड रॉट किसके कारण होती है, तो
ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लेडोस्पोरियम के कारण। वैसे तो क्लेडोस्पोरियम जो है वो ब्लैक कलर भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन ग्रीन से ब्लैक, ठीक? अच्छा, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल की ही बात हो रही थी। नेक्स्ट, थामनीडियम जो है ये विस्कर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है? जो कि विस्कर्स जो है वो डिज़ायरेबल भी होता है लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। नेक्स्ट, सूडोमोनास। देखो सूडोमोनास जो है ना, ये प्यूटरीफेक्टिव माइक्रोब भी है। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है ना, वैसे सूडोमोनास भी प्यूटरीफेक्शन कॉज़ करता है, ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्यूटरीफेक्शन कौन कॉज़ करता है, तो सूडोमोनास करता है, क्लॉस्ट्रीडियम करता है। गैस कौन प्रोड्यूस करता है, तो कॉलीफॉर्म करता है, ठीक है? अब यहाँ पर सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश कलर होता है, येलो टू ग्रीनिश कलर, ठीक? नेक्स्ट, एट चिलिंग टेम्परेचर कॉमनली यूज्ड फॉर फिश स्टोरेज। फिश स्टोरेज के टेम्परेचर में विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट लाइकली टू डोमिनेट और कॉज स्पॉइलेज। तो कौन सा टाइप का माइक्रोब और बैक्टीरिया ग्रो करता है? तो इसमें सूडोमोनास करता है, ठीक है? देखो फिश में जो स्पॉइलेज होता है ना, वो सूडोमोनास के कारण होता है। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ फ्लैश आफ्टर द डेथ ऑफ फिशेस इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ। देखो, जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन अवेलेबल रहेगा उतना पीएच रिड्यूस होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, ठीक? ये किससे हो गया? रिगर मोर्टिस जो होता है ना, उसी से रिलेटेड हो गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिश स्पॉइलेज। फिश स्पॉइलेज के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये बोल रहा है मोल्ड आर द चीफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म ऑन स्मोक्ड फिश। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्मोक्ड फिश में मोल्ड जो हैं वो स्पॉइलेज कॉज करते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है सॉल्ट फिश जो है ना, वो सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया के कारण स्पॉइल होती है। तो बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट रहेगा तो सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया हेलोफाइल ही तो उसमें ग्रो करेंगे। हेलोफाइल में कौन-कौन आता है? माइक्रोकोकस होता है, हेलोबैक्टीरियम होता है, ये सब हेलोफाइल्स होते हैं, ठीक? और अच्छा, हेलोफाइल्स कितने परसेंट सॉल्ट सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं? तो 15 से 30% सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ये ग्रो कर लेते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है? वैसे तो इनका सॉल्यूशन का जो रेंज है 1 से 15 तक 1 से 30 तक का जाता है, ठीक? सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? इन चिल्ड श्रिम्प एसिनेटोबैक्टर और मोरेक्सेला विब्रियो ये चीफली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पॉइलेज के लिए। तो सही बात है। श्रिम्प में एसिनेटोबैक्टर होता है स्पॉइलेज का कॉज, और विब्रियो मोरेक्सेला ये सब चीफली स्पॉइलेज कॉज करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर मोस्ट कॉमनली लीड टू द स्पॉइलेज ऑफ फिश। देखो ऑटोलिसिस के कारण फिश में स्पॉइलेज होता है, मतलब एंजाइम के एक्शन के कारण, ठीक है? ऑक्सीडेशन के कारण भी होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें ज़्यादा होते हैं, तो ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। और बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण भी स्पॉइलेज होता है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, at temperature from 10 to 37 degree Celsius, which organism is most likely to cause souring in raw milk? रॉ मिल्क में सॉरिंग जो होती है वो किसके कारण होती है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के कारण होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया में सर्वाइव द पास्चराइजेशन प्रोसेस? कौन सा बैक्टीरिया पास्चराइजेशन प्रोसेस सर्वाइव कर सकता है मिल्क में? तो आंसर हो जाएगा एंट्रोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिली। तीनों ही मतलब सर्वाइव कर लेते हैं पास्चराइजेशन टेम्परेचर। और उसके बाद अगर ऐसे मिल्क को, मतलब पास्चराइज्ड मिल्क को हम नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में रख देते हैं, तो फिर ये ग्रो कर लेते हैं। अगर रेफ्रिजरेशन ना मिले तो ये सब ग्रो भी कर लेते हैं और स्पॉइलेज कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस प्रोडक्शन इन मिल्क? मिल्क में गैस प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अभी मैंने आपको बताई थी, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है? नेक्स्ट, which organism is most commonly associated with surface ropiness in milk? मिल्क में जो सरफेस में रोपीनेस होती है वो किसके कारण होती है? तो अल्कैलिजेंस के कारण होती है, ठीक है? और अगर थ्रू आउट मिल्क, मतलब अंदर तक मिल्क में
जो होती है, तो वो एंट्रोबैक्टर के कारण होती है, ठीक है? अच्छा, लिथायरिज़्म जो है, वो एक नर्वस डिसीज़ है, जिसके कारण पैरालिसिस होता है, ठीक? नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सल्फाइड स्पॉइलेज इन कैन्ड कॉर्न? देखो, कैन्ड कॉर्न में अगर सल्फाइड स्पॉइलेज होता है, तो एक ब्लूइश ग्रे लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है? तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर फाउंड इन फावा बीन्स दैट कॉज़ फाविज़्म, ठीक है? हाँ, जो फाबा बीन्स होता है ना, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन-कौन से होते हैं? तो विसिन होता है, कोविसिन होता है और डिहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलानिल भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़। ये सब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर फाबा बीन्स से हम कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं? तो हाई टेम्परेचर में प्रोसेस करके, मतलब प्रेशर कुकिंग करके, ठीक है? और सोकिंग करके भी। नेक्स्ट, फाविज़्म जो है इज़ अ डिसीज़ कैरेक्टराइज़्ड बाय, इसको क्या बोलते हैं? हीमोलिटिक एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है? एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड हीमा एग्ग्लूटिनिन आर प्रोटीन इन नेचर एंड समटाइम रिफर्ड टू एज़, अच्छा, हीमा एग्ग्लूटिनिन को हम क्या बोलते हैं? तो लेक्टिन्स भी बोलते हैं, ठीक है? फाइटो एग्ग्लूटिनिन्स भी बोलते हैं, ठीक? ये क्या करते हैं? एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देते हैं, किसके एब्ज़ॉर्प्शन को? प्रोटीन वगैरह के एब्ज़ॉर्प्शन को, न्यूट्रिशन के एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देते हैं। और ये किसमें होते हैं? हेमा एग्ग्लूटिनिन किसमें होते हैं? तो लिग्यूमिनस सीड्स में होते हैं। और ये क्या करते हैं? हेमा एग्ग्लूटिनिन रिड्यूस द फूड इनटेक रिजल्टिंग इन पुअर ग्रोथ, ठीक है? फूड इनटेक को भी कम कर देते हैं, मतलब हमको भूख भी कम लगेगी। और जो लेक्टिन है ना, इंटरैक्ट करता है डाइपेप्टाइडेज़ेज़ के साथ और डाइसैकेराइडेज़ेज़ के साथ, ठीक है? फिर डी ऑप्शन बोल रहा है दे रेजिस्ट बीइंग ब्रोकन डाउन इन द गट एंड आर स्टेबल इन एसिडिक एनवायरनमेंट, फीचर दैट प्रोटेक्ट लेक्टिन कंटेनिंग प्लांट इन नेचर, ठीक है? तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक? नेक्स्ट, अच्छा देखो, हीमा एग्ग्लूटिनिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, एक्ट एज अ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के जैसे ये काम करता है। ये बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट के साथ और उसके बाद रेड ब्लड सेल का जो क्लम्प बना देता है, ठीक है? और इंटरफेयर करता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है? Next, cyanogenic glycoside yield hydrocyanic acid upon hydrolysis by an enzyme present in foodstuff, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन, ठीक है? इनमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन नहीं है? तो डीडीटी नहीं है, ठीक है? माइकोटॉक्सिन नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन में आते हैं, ठीक है? एल्कलॉइड्स भी आते हैं और सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड भी आते हैं, लेकिन डीडीटी जो है ये उसमें आता है, पेस्टिसाइड में आता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट बैक्टीरियम इज़ रिस्पांसिबल फॉर सल्फाइड स्पॉइलेज? सल्फाइड स्पॉइलेज जो होता है कैन्ड फूड में, उसके लिए कौन-सा बैक्टीरिया रिस्पांसिबल होता है? तो डिसल्फोटोमैक्युलम नाइग्रिफिकेंस होता है, ठीक है? एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है? वो किससे मिलता है? तो यीस्ट, फंगाई और एल्गी, ये सबसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, what is primary neurological disease associated with organic mercury poisoning? ठीक है, ऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग के कारण कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है? तो उसका नाम है मीना माता डिसीज, ठीक? नेक्स्ट, which of the following is not an advantages of SCP? सिंगल सेल प्रोटीन का एडवांटेजेस इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ए बोल रहा है हाई कंटेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑन ड्राइड वेट बेसिस, ठीक है? बी बोल रहा है हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी बोल रहा है रैपिड इंक्रीज इन सेल प्रोडक्शन और डी है इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो देखो, जो हाई कंटेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑन ड्राइड वेट बेसिस है ना, इसका एडवांटेजेस नहीं है, ठीक है? ये डिसएडवांटेजेस है इसका। नेक्स्ट, अगर हम जनरली देखते हैं तो यीस्ट और मोल्ड होते हैं ना, वो मोर एसिड टॉलरेंट होते हैं देन बैक्टीरिया, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? यीस्ट और मोल्ड मोर एसिड टॉलरेंट भी होते हैं और ऑस्मोसिस भी जो है ना,
उसमें भी टॉलरेंट यीस्ट और मोल्ड ज़्यादा होते हैं ऑस्मोसिस में भी, बैक्टीरिया जबकि टॉलरेंट कम होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, बैक्टीरियल स्पोर्स यूजुअली डू नॉट ग्रो बिलो व्हिच पीएच? किस पीएच से कम पीएच में बैक्टीरियल स्पोर्स यूजुअली ग्रो नहीं करते? तो 4.5 से नीचे के पीएच में, ठीक? नेक्स्ट, पैथोजेंस आर यूजुअली क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो जो पैथोजेंस होते हैं वो जनरली मीसोफाइल्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर रेंज फॉर साइक्रोफाइल्स? साइक्रोफाइल्स के लिए ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है? तो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, साइक्रोट्रोप्स आर मोस्ट लाइकली टू थ्राइव एट टेम्परेचर बिटवीन? देखो, साइक्रोट्रोप्स जो हैं वो 4 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, जबकि साइक्रोफाइल्स जो हैं वो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं? जो लो टेम्परेचर में ग्रो करें, ठीक है? साइक्रोट्रोप्स क्या होते हैं? जो लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं और थोड़ा-सा जैसे 4 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो भी अच्छे से करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच कंडीशन इंडिकेट्स दैट अ कैन इज़ टर्म्ड अ फ्लिपर? देखो, जो कैन होता है उसमें जो डिफेक्ट होता है फ्लिपर, ये कैसे पहचानेंगे? तो वन एंड बिकम्स कॉन्वेक्स व्हेन स्ट्रक और हीटेड, ठीक है? मतलब क्या होता है, ऐसे नॉर्मल तो कैन नॉर्मल दिखता है, ऐसा लगता है कि ठीक है, फिर जैसे ही अगर उसको स्ट्रक करते हैं तो एक जो एंड है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक? अब देखो, जो कैन होता है ना, हम उसको नॉर्मली उसके एंड्स कैसे होते हैं, हल्के से कॉनकेव होते हैं, ठीक है? हल्के से कॉनकेव होते हैं। और अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है, कैन में जैसे ही कोई डिफेक्ट आता है तो हम कैसे पहचानेंगे? फ्लिपर अगर डिफेक्ट आया है तो कैसे पहचानेंगे? ऐसे तो हल्के कॉनकेव हैं, मतलब फ्लैट एंड कहलाते हैं वो, ठीक? जैसे ही हम उसको स्ट्रक करते हैं, तो या फिर टेम्परेचर राइज़ होता है थोड़ा-सा, तो एक जो एंड है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक? ये फ्लिपर है। स्प्रिंजर में क्या होता है? बोथ एंड बल्ज्ड, दोनों ही एंड बल्ज्ड हो जाते हैं और जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो एक एंड कॉनकेव हो जाता है, मतलब अंदर साइड चला जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद सॉफ्ट स्वेल क्या होता है? सॉफ्ट स्वेल में क्या होता है कि दोनों एंड बल्ज्ड तो होते हैं लेकिन हल्का-सा प्रेशर देने पर भी वो डेंट हो जाते हैं, ठीक है? और हार्ड स्वेल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो डेंट नहीं होते बाय हैंड, ठीक है? और एक टाइम ऐसा होता है जब इतना प्रेशर हो जाता है कि वो बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है? ब्रीदर किस टाइप का मतलब देखो, ब्रीदर में क्या होता है, एक छोटा-सा माइन्यूट होल होता है जिसमें से कोई मटेरियल लीक नहीं होता, ना ही ऐसा ज़रूरी है कि माइक्रोब अंदर आएँ, लेकिन एयर जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन थर्मोफिलिक एंड थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया? थर्मोफिलिक और थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? देखो, जो थर्मोफाइल्स होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस से अबव में ग्रो कर लेते हैं, मतलब 45 से भी ऊपर में अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जो थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ग्रो नहीं करते, सर्वाइव कर लेते हैं। यही डिफरेंस होता है, तो बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर फॉर थर्मोफाइल्स? तो अबव 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हाट फूड्स आर हाई इन सैपोनिन्स? देखो, सैपोनिन्स किस में होता है? तो सोयाबीन में होता है, लेंटिल्स में भी होता है, पीनट में भी होता है, ब्रॉड बीन्स में भी होता है, चिकपीस में भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो अच्छा, इसको कैसे हम किल कर सकते हैं सैपोनिन को, मतलब इनएक्टिवेट कर सकते हैं? तो वही हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, मॉइस्ट हीट, या फिर पहले सोक कर लो प्रोडक्ट को, है ना? वो भी, ये सब तरीके हैं इनको इनएक्टिवेट करने के। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल और स्पोर्स। देखो, जो सेल्स होती हैं वो लीस्ट रेजिस्टेंट होती है किस फेज में? लॉगरिथमिक फेज में, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फेज होता है ना,
जिसमें कंटिन्यू ऐसे ग्रोथ होती है ना? उस टाइम पे ये लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं सेल्स, ठीक है? बेटर द मीडियम फॉर ग्रोथ अ, और अच्छा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कब होती है? तो लेट लैग फेज़ में सबसे ज़्यादा सेल्स रेजिस्टेंट होती है, ठीक है? अच्छा, बेटर द मीडियम फॉर ग्रोथ, मोर रेजिस्टेंट द सेल और स्पोर्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है मॉइस्ट हीट इज अ मच मोर इफेक्टिव किलिंग एजेंट देन ड्राई हीट। हाँ, ये हमेशा याद रखना कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो ड्राई हीट से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी हीट होती है? मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में क्या आ जाएगा? स्टीम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। डी स्टेटमेंट बोल रहा है सेल्स और स्पोर्स जो होते हैं वो मोर हीट रेजिस्टेंट होते हैं नियर न्यूट्रैलिटी, मतलब न्यूट्रल पीएच के आसपास सेल्स और स्पोर्स मोर हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ई स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब एसिडिक होता है कोई फूड या फिर बहुत एल्कलाइन होता है, तो उस केस में भी हीट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? हीट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने हल्का-सा क्वेश्चन चेंज किया है। ये जो सेंटेंस था पूरा, इसको हटाकर सिर्फ़ इतना कर दिया है कि एन इंक्रीज़ इन एसिडिटी और एल्कनिटी हैज़न किलिंग बाय हीट, क्योंकि देखो, जब एल्कलाइन पीएच होता है या फिर एसिडिक पीएच होता है, तो हीट किलिंग और ज़्यादा अच्छी होती है। न्यूट्रल पीएच में हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि एसिडिक पीएच है, इसमें जो हीट रेजिस्टेंस होगा, वो बहुत कम होगा बैक्टीरिया का, ठीक है? न्यूट्रल पीएच में हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक? अब हम एल्कलाइन पीएच पे जाते हैं, तो हीट रेजिस्टेंस वहाँ पर बहुत कम नहीं होगा, जितना एसिडिक पीएच में था ना, एसिडिक एनवायरनमेंट में तो फट से किल हो रहे थे बैक्टीरिया, लेकिन एल्कलाइन में थोड़ा-सा वो स्टे कर सकते हैं, न्यूट्रल से ज़्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा-सा हीट में स्टे कर लेंगे। तो वो क्वेश्चन इसी टाइप का था कि यहाँ पर बस थोड़ा-सा चेंज हो गया था कि जो एसिडिक साइड में है ना, एसिडिक साइड में हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू एल्कलाइन साइड, ऐसा बोल रहा था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। लेकिन वो मैंने हटा दिया और फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये बन गया कि नन ऑफ द अबव, मतलब ये सब स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सब स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट हैं, ठीक है? तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक? नेक्स्ट, व्हाट इज़ केफिर? केफिर क्या है? केफिर एक योगर्ट लाइक बीवरेज है मेड फ्रॉम फर्मेंटेड मिल्क, ठीक है? योगर्ट लाइक बीवरेज है जो फर्मेंटेड मिल्क से बनता है। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, ठीक है? देखो क्वेश्चंस तो हैं अभी मेरे पास और भी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ, अगर मुझे लगेगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन पाते हैं तो मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।